सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज 18 इंडिया का गूंज इस वक्त कार्यक्रम आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ, आपकी रूबिका लियाकत। इस वक्त हम मुंबई के दादर में मौजूद हैं। ठीक पीछे आप मेरे शिवाजी पार्क देख रहे हैं। यहीं पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरने वाले हैं। शिवाजी पार्क ये वो मैदान है जहां आपको याद होगा बाला साहेब ठाकरे को अंतिम विदाई देने के लिए मानो पूरा देश एकत्र यहां पर हो गया था। आज क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाल ठाकरे की समाधि पर नतमस्तक होते हैं? और अगर हाँ, तो ये इशारा और संदेश दूर तलक जाने वाला है। बहुत सारे लोग इस वक्त यहाँ इस रैली में हिस्सा लेने के लिए आ चुके हैं और मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे भी मैं आपका तारुफ करवाऊंगी। लेकिन महाराष्ट्र की जो लड़ाई है अब आप समझ लीजिए उस मोड़ पर आ गई है जहां पर 80 बनाम 20 नहीं, जहां हिंदुत्व के लिए कौन असल लड़ाई लड़ रहा है इसका संदेश देने की शुरुआत हो चुकी है। उद्धव ठाकरे पर यह आरोप लगते हैं कि उन्होंने अपनी विचारधारा को त्याग दिया है। दूसरी तरफ शिंदे लगातार उन पर यह आरोप लगाकर हमलावर होते रहते हैं कि चूंकि आप कांग्रेस के साथ जा मिल बैठे हैं तो आपने बाला साहेब ठाकरे के हर प्रिंसिपल को त्याग दिया है। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि ये गद्दारों की सेना है और इसी सेना में से एक सरदार निकलेगा। महाराष्ट्र की जनता तय करने वाली है। यहाँ खासकर मुंबई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ ठाकरे वर्सेस ठाकरे है, यहाँ पर पवार वर्सेस पवार है और यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। पहले आप इस पूरी की पूरी जो यहाँ पर समीकरण बैठे हुए दिख रहे हैं और जो मुद्दे उभर कर आ रहे हैं उस पर ये रिपोर्ट जो हमने तैयार की है देखिए, और उसके बाद खास मेहमानों से इसी पर करेंगे आज बहस। महाराष्ट्र की राजनीतिक बिसात पर सारे मोहरे सेट हो चुके हैं। जो किलेबंदी मजबूत करेगा जीत उसी की होगी। वोटर के हर वर्ग को साधने के लिए साम दाम दंड भेद सारी युक्ति लगाई जा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी के समर्थन का ऐलान कर विधानसभा चुनाव में रोमांच बढ़ा दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 269 उम्मीदवारों को समर्थन का ऐलान किया है। ये महाविकास अघाड़ी की 269 सीटों पर तायीद की जाए। सज्जाद नुमानी के ऐलान के बाद बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी को धर्मनिरपेक्षता का पाठ याद दिलाया है। इनके लिए बटेंगे तो कटेंगे या एक होंगे सेफ होंगे तो नारा सांप्रदायिक है, पर उनके लिए AIMPLB का सपोर्ट सेकुलर है। उनके लिए 10% मुस्लिम रिजर्वेशन सेकुलर है। उनके लिए कर्नाटका में मुसलमानों को कॉन्ट्रैक्ट में आरक्षण देना सेकुलर है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने के पीछे शर्तों का कोई खेल है या समर्थन सिर्फ विचारधारा को दिया गया है, इसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाविकास अघाड़ी को समर्थन के लिए 17 शर्तों का एजेंडा पेश कर चुका है। इन मांगों में 10% मुस्लिम रिजर्वेशन, वक्फ को फंडिंग, दंगों के आरोपी मुसलमानों को राहत की मांग, साथ ही वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध की मांग की गई है। ऐसे में अचानक से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने के ऐलान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। न्यूज 18 इंडिया की मौजूदगी इस वक्त शिवाजी पार्क में है और ये देखिए ये तमाम लोग जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आए हैं। 5 बजे का वक्त है, पर हमारे सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ आने में थोड़ी देरी हो जाए। लेकिन आप लोग कार्यकर्ता हैं? यस। हाँ, यहीं के हैं? मुंबई के ही हैं? हाँ, तो क्या लग रहा है भाई आप लोगों का क्या होने वाला है? मोदी जी आ रहे हैं, पूरे हमारे कार्यकर्ता में जोश शोश में है और जो आने वाले 20 तारीख को महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाले चुनाव में भरघोष वोटिंग से हमारे सब जो है उम्मीदवार सब भरघोष मतों से वोटिंग। नहीं तो आपको लगता है कि इस बार आपके लिए रास्ता बड़ा क्लियर हो जाएगा? एकदम साफ क्लियर है रास्ता पूरा। नहीं, पर एकदम साफ क्लियर कैसे है? क्या वजह है? सामने वाले ने कोई काम ही नहीं किया और मोदी ने सब इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे भाई सरकार आपकी है तो काम आप करोगे ना।
हाँ, तो इसलिए बोल रहे हैं कि सामने वाले खाली काम बिना काम के खाली चिल्ला रहे कि ये कर रहे वो कर रहे। मोदी जी खाली काम काम कर रहे और वही काम का अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि आज की ये रैली बड़ी महत्वपूर्ण है पीएम की? इंफ्रास्ट्रक्चर में आज अंडरग्राउंड मेट्रो हो गया है। अंधेरी से विटी देखो आप, कोस्टर रोड हो गया है, और क्या क्या आपको आंखों देखा हाल है आपके सामने, आप देखो और क्या इनका। अगर काम आप लोगों ने इतना किया है तो फिर हिंदुत्व पर, वोट जिहाद पर और असद ओवैसी पर, इस पर क्यों लड़ाई हो रही है, क्यों झगड़े हो रहे हैं इस पर? कहने की बात यह है मैडम कि सबसे पहली बात, जो काम करता है वो काम को कोई वैल्यू देता नहीं। हर एक सरकार में हर सरकार आती है, पर हमारी सरकार जब से है तब से हमने हर एक चीज को पूरे काम से, पूरे होश आराम से हमने। पर विपक्ष कह रहा है तो फिर नारेबाजी की क्या जरूरत है, बटोगे तो कटोगे? नहीं, बटोगे तो कटेंगे। अभी वो कुछ आधे एक घंटे में स्पष्ट होगा। मोदी जी का जो भाषण है उसमें पूरा स्पष्टता हो जाएगी कि क्या है। और ये जो आप जो बोल रहे हैं कि क्या है, ये पूरा अनैसर्गिक युति हुई है, इन्होंने की आगाड़ी हुई थी जो, वो अभी स्पष्टता से हो गई है कि उन्होंने कुछ क्लियर कट पिक्चर है नहीं वहाँ पे। तो सीधा अभी ये देखते हैं अभी क्या। अच्छा बताइए, सीएम कौन बनेगा? सीएम देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। हैं? कोई भी बने, महायुति से बनना चाहिए। दैट्स इट। हमारे में कोई विवाद नहीं है। भाई आप मामला संभालने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ तो फडणवीस निकल कर आ रहे हैं दिल में। मामला बिल्कुल संभालने की कोशिश नहीं है। विरोधी पक्ष तो भाई शिंदे क्या करेंगे अगर फडणवीस सीएम बनेंगे तो? महायुति से काम करके और महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे। शिंदे भी और अजित पवार भी और देवेंद्र। कौन बनेगा सीएम, कौन बनेगा? अपना देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस सीएम कौन बनेगा? सीएम कौन? देवेंद्र फडणवीस। सीएम कौन? तो शिंदे जी क्या करेंगे भाई? कि देवेंद्र फडणवीस बने चाहते हैं। युति में अगर लड़ रहे हैं तो सबका ख्याल रखना चाहिए, और उसके हिसाब से जो ऊपर पार्टी करेगी। अच्छा, मतलब शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ेंगे लेकिन सीएम फडणवीस बन जाएंगे? शिंदे होना चाहिए। शिंदे होने चाहिए ना? जी जान से मेहनत की उन्होंने, बहुत मेहनत की है। ऐसा क्या किया उन्होंने? बहुत जबरदस्त काम किया। काम किया है? आपको क्या लगता है किसने काम किया? शिंदे ने काम किया है। हाँ भाई, शिंदे। मुझे तो लगा आप कहेंगे आठवले जी। आठवले जी सेंटर में है। हाँ, मोदी जी के साथ है, और शिंदे साहब का सहयोग पूरे महाराष्ट्र। भाई पर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि आप लोग सब जो हैं गद्दारों की फौज हैं और उसी में से एक सरकार बन के आएगी। जो शिंदे साहब ने जो उठाव किया है, ये आम जनता के लिए किया है, और महाराष्ट्र की जनता आज उसका असफलता से मतदान करेगी। अच्छा, आप सब मानते हैं कि आप लोग इस बार निकाल लेंगे पक्के तौर पर सरकार? उद्धव साहब ने गद्दारी 2019 में बीजेपी जो है किसी को, बीजेपी गोली नहीं देती, काम करती है। ये आपको भी पता है। अटल सेतु दिया, जो 4 घंटे लगते थे पनवेल पहुंचने में, 40 मिनट में आप पनवेल पहुंचते हो। जो आप यहाँ से वर्ली से आप मंत्रालय के जाने के लिए कम से कम घंटों बीत जाता था, वो आप 10 मिनट में आप तय करते हो। पर वही कह रहे हैं कि 40 मिनट में आप सफर पूरा करते हैं। बेचारे बाबा सिद्दीकी को 40 सेकंड में मार दिया गया। क्या है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन? देखो, बोलने के लिए आप कुछ भी उनको बस ये चाहिए, मुद्दा चाहिए। काम देखो, अभी शिंदे जी का भी काम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप देखो, मुंबई में आने के लिए जो टोल लगता था वो सब फ्री कर दिया है। और क्या चाहिए आपको? बहुत लाडली बहन जैसा मुद्दा लाया है जो बाकी। अच्छा, तो 288 में से कितनी? अरे भाई काम की बात कीजिए, ऐसे झूठ नहीं बोलते ना। गारंटेड आएगा, गारंटेड आएगा। सबसे बड़ी पार्टी कौन सी? बीजेपी, सबसे बड़ी बीजेपी पार्टी। अभी आप अपने बगल के राज्य में कर्नाटक में आप देख रहे हैं, जो वहाँ के सरकार है, जो हिंदुओं का RTC उतार बोलते हैं, 7/12 उतार, उसके ऊपर पूरा वो क्या नहीं, आपने हिंदुत्व का जिक्र किया। हिंदुत्व मुद्दा है कि विकास मुद्दा है? मोदी मुद्दा क्या है? मुद्दा तो विकास का ही है। भारत के लिए हिंदुत्व ही है, हिंदुत्व मेन है। राष्ट्रीयत्व यही मुद्दा है हमारा, और देश का विकास ये पहला काम हो गया मोदी जी का। अच्छा, तो फिर ये लोग जो कह रहे हैं कि भाई मुद्दा विकास है लेकिन हिंदुत्व के साथ में ये विकास हमको चाहिए, तो ये मानते हैं आप कि 80 बनाम 20 वाली लड़ाई लड़े आप लोग? गारंटी रहेगा। जो अपना कर्नाटक में लव जिहाद, और अभी का नया बोलेगा तो लैंड जिहाद चालू है।
इसके लिए अपना महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होने का करके इसके लिए बीजेपी को वोट देने का, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को समर्थन दे दिया है, कहा है मुसलमानों को वोट महाविकास अघाड़ी को करना है। नहीं, ये तो सबसे गलत बात है। अगर आप देखेंगे तो राम और रहीम को भी संविधान के दायरे में रह के उनको न्याय मिला है। किधर ही हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं हुआ है जो पिछली बार उन्होंने किया था। अच्छा, बताइए आप क्या कह रहे हैं? अभी तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी कुछ होगा वो नरेंद्र मोदी जी के हर एक भाषण में, हर एक उनके सोच से हर एक चीज होने वाली है। आप लोग अभी भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी का जादू कायम है? जरूर मोदी नहीं बोलती है, ये राजनीति काम बोलता है, मोदी का जादू कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए सारे जो कार्यकर्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि विकास बड़ा मुद्दा होने वाला है। ये कह रहे हैं कि अब हम सबको साथ लेकर चलेंगे, जिनको हटना है हट जाए। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। प्रदीप भंडारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ इस वक्त समीर चौगावकर जी भी जुड़ चुके हैं, वो मुंबई की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। संगीत रागी साहब राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह साहब जो कि यूबीटी शिवसेना से ताल्लुक रखते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम सिंह साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। ये पीछे शिवाजी पार्क और यहीं से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरने वाले हैं, और दूसरी तरफ शिंदे ये कह रहे हैं कि यूबीटी यानी उद्धव बालासाहेब ठाकरे का जो इस वक्त वोटर है वो असल हिंदुत्व को फॉलो करने वाला नहीं, वो कांग्रेस का वोटर है जो शिफ्ट हो गया है। नहीं रूबिका जी, अगर बाला साहब का अगर वोटर नहीं है तो बाला साहब का चेहरा क्यों लगाते हैं फिर? अगर इनको मोदी जी के ऊपर इतना भरोसा है तो ये मोदी जी का चेहरा लगाएं। ये बाला साहब का चेहरा क्यों लगा के फिरते हैं? क्योंकि इनको न हिंदुत्व से मतलब है, न इनको विकास से मतलब है, इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है। अब ये कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, भाई कौन बटेंगे? आप इनसे एक बार ये पूछ के बता दो। ये भाजपा के बैठे हैं रागी, ये वैसे तो राजनीतिक विश्लेषक बन के आते हैं, लेकिन ये बात करते सारी भाजपा की, और चैनलों पे बैठ के हिंदुत्व के लिए बेचारे बन के बात करते, भाई हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। अरे सरकार इनकी है, और रोना रोते हैं हिंदुत्वों का, हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, तो ये किससे उम्मीद करते हैं फिर? ये इनको मैं रोज देखता हूँ चैनलों पे बैठ करके, ये ऐसे बेचारे बन के और ऐसे अपने आप को दिखाते हुए हिंदुओं के साथ जो है ना ये हो रहा है। तो करेगा कौन हिंदुओं का? हिंदुओं ने 3 बार सरकार बना दी कि नहीं बना दी इनकी? और ये मुझे भंडारी जी एक तो अच्छा ठीक है भाई, ये इनसे अच्छा सुनिए विक्रम सिंह साहब, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है चुनावों में आप बहुत बिजी रहे हो सिंह साहब, इसलिए आप ये ना पता कर पाए हो। राजनीतिक विश्लेषक नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब आपके सवालों का जवाब उन्हीं से लेते हैं। प्रदीप, जल्दी से आप मुझे क्विकली ये बता दीजिए कि हिंदुत्व खतरे में है तो फिर आपकी सरकार कर क्या रही है? वो कह रहे हैं कि देखिए, अगर बालाजी से इतना प्रेम है शिंदे साहब को, तो वो बालाजी की फोटो पर जो है उसी पर चुनाव लड़े ना। क्यों बुला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर रैली करने के लिए? रूबिका जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आप जिस मुंबई में खड़ी हैं रूबिका जी, वहां पर महायुक्ति को 2 लाख वोट एक्स्ट्रा महाविनाश अघाड़ी से ज्यादा पड़ा था, और ये भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी का गढ़ है। हम बाला साहेब ठाकरे जी का सम्मान करते हैं, और मैं नमन करता हूं बाला साहेब ठाकरे जी को झुककर, क्योंकि हम उनके विचारधारा में विश्वास रखते हैं। उनकी विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा है, जिसको मानते हुए प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या के अंदर बना है। दिक्कत की बात यही है कि उद्धव ठाकरे जी ने अपने पिताजी की विचारधारा को गिरवी रख दिया और सोनिया गांधी के साथ अलायंस कर दिया, जिसके खिलाफ बाला साहेब ठाकरे ने पूरी राजनीति करी थी। तो हाँ, बाला साहेब ठाकरे जी हम उनका सम्मान करते हैं, और इसीलिए हम उनके वोट की बात नहीं है, बाला साहेब ठाकरे जी हमारे लिए विचार की बात है। हम इसीलिए हिंदुत्व खतरे की बात पूछना चाहती हूँ। अगर मिस्टर भंडारी, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर चाहे अटल सेतु हो, चाहे सी लिंक हो, चाहे यहाँ पर दूसरी तमाम तरीके की सुविधाएं हो, अगर आपने वो सब किया है और आपको उस पर कॉन्फिडेंस है, तो बस मुझे एक बात बता दीजिए, हिंदुत्व पर ये लड़ाई क्यों आई? उद्धव ठाकरे, महाविकास अघाड़ी, वो सब आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि जब आपके पैर कांपने लगते हैं
इलेक्टोरल जमीन पर तो आप हिंदू हिंदू करने लगते हैं। रूबिका जी, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान है। आप और मैं इसीलिए बात कर पा रहे हैं क्योंकि अभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान देश में है। महाविनाश अघाड़ी संविधान को खत्म करना चाहती है। संविधान में मुसलमान आरक्षण देने की बात नहीं करी गई है। महाविनाश अघाड़ी सभी मुसलमानों को कह रही है कि एकजुट वोट जो है सिर्फ और सिर्फ MBA को पढ़े। ये देश के संविधान के विरुद्ध है। इस देश के संविधान के विरुद्ध ये बात है कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों में भर्तियां मुसलमानों की प्रेफरेंस देने की बात महाविनाश अघाड़ी कर रही है। तो हम कट्टरपंथी ताकतों से इस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम जो है बात कर रहे हैं। और एक और चीज बताना चाहता हूं रूबिका जी, बाबा साहेब सच्चाई के की बात संविधान है को बचाने के लिए आज ये मसला करना जरूरी है, ये बात करनी जरूरी है। ओके 10 सेकंड जल्दी। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं रूबिका जी, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 100 से ज्यादा NGOs, हर कट्टरपंथी व्यक्ति अगर महाविनाश अघाड़ी के लिए मुस्लिम वोट एकजुट करने की बात कर रहा है, मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल रहा है, जो पाकिस्तान जैसी स्थिति भारत के अंदर ले आएगा उसके खिलाफ हमको बोलना जरूरी है। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए इस वक्त ये लड़ाई लड़ी जा रही है कि अगर बढ़ गए तो कट गए, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि आपके वोट बैंक को साधने के लिए जो वादा मुमकिन है कर लिया जाए। पहली बात ये बताइए कि आप क्या 10% आरक्षण के पक्ष में है मुसलमानों को महाराष्ट्र में? जवाब दीजिए। इनकी सरकार TDP के भरोसे चल रही है। TDP ने 4% मुस्लिम आरक्षण की बात आंध्र प्रदेश में की है, तो क्या इसको खारिज करते हैं? ये बोल के दिखाएं। दूसरी बात, ये संविधान की बात कर रहे थे। संविधान तो भाई साहब भारतीय जनता पार्टी की वजह से खतरे में था। हम संविधान को लेके, संविधान की बात को लेके चुनाव में और जनता के बीच में रहते हैं कि आप संविधान खत्म करना चाहते हैं। संविधान तो तभी खत्म करने की बात हो जाती है जब आप संविधान में बाबा साहब के आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। आप उसमें चर्चा ही नहीं करना चाहते, लेटर भर्ती करके। मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपने इस मसले का बचाव किया होगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया होगा। मतलब ये मैं अंधेरे में तीर मार रही हूँ। आपने मुझे जवाब नहीं दिया। क्या 10% अरे 20 सेकंड भी नहीं बोलने देंगे? अरे 20 सेकंड बोलने दीजिए भाई। नहीं मिलना चाहिए। हाँ, अरे मैं कह रहा हूँ 20 सेकंड बोलने दीजिए ना। मैं बोल रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी जो बात कर रहे थे हिंदू का, तो मैं पूछना चाहता हूँ बदलापुर में जो बेटी थी वो हिंदू थी या मुस्लिम थी जिसके साथ अन्याय हुआ? यहाँ पे रत्नागिरी में जिस बेटी के साथ अन्याय हुआ हिंदू थी कि मुस्लिम थी? लातूर में, पालघर में, जलगांव में, यहाँ पे जलगांव में 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ और उसके बाद पत्थर से कूच के उसकी हत्या हो गई। क्या वो हिंदू बेटी नहीं थी? इन्होंने आवाज उठाई क्या उसके बारे में? क्योंकि उसमें राजनीति नहीं दिखाई दे रही थी रत्नागिरी में। तो ये वो लोग हैं जो हिंदू के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुनिए। इस देश के अंदर में संविधान चलता है, हिंदुस्तान चलता है। हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है। देखिए स्थिति ये है महाराष्ट्र के अंदर, उद्धव ठाकरे जी खुद कह रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर स्थिति ये है कि उद्धव ठाकरे जी खुद कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को उनके लिए कैंपेन करना चाहिए। ये रहा उद्धव ठाकरे जी का वीडियो। उद्धव ठाकरे जी मराठी में कह रहे हैं कि नरेंद्र बीच में बोलेंगे सुनाई नहीं देगा। मैं ये मैं अलाउ नहीं करूंगी। ना आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। प्रदीप भंडारी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर विवेक श्रीवास्तव बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ रूबिका जी, सिर्फ 2 बातें कह रहा हूँ। महाराष्ट्र के अंदर स्थिति ये है कि उद्धव ठाकरे खुद बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को उनके लिए कैंपेन करना चाहिए। उनको अपने खुद के उम्मीदवारों के ऊपर विश्वास नहीं है। 2 बार 2 इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ महायुक्ति के लिए कैंपेन क्यों कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं उद्धव ठाकरे जी की स्थिति क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ लड़ाई क्या है। ये रहा जिन्ना वाली मुस्लिम लीग ने आजादी के पहले 492 सीट में से 425 सीट जीती थी। ये मुस्लिम वोट को एकजुट करना चाहते हैं। ये महाराष्ट्र के अंदर हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। इसीलिए हम महाराष्ट्र की अस्मिता को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं रूबिका जी। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। अब एक सवाल प्रदीप भंडारी, अब एक सवाल ओके, अब एक सवाल विवेक श्रीवास्तव, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जब ये कहा जाता है कि आप अघाड़ी को वोट कीजिए, तो ये पूरा का पूरा मामला जो है तुष्टीकरण की तरफ शिफ्ट हो जाता है। आप ये मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। और कोई भी संस्थान हो, कोई भी NGO हो, कोई भी संगठन हो, अगर उसको ये लगता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे एक पर्टिकुलर पार्टी से, इट इज एन ओपन एंडेड स्टेटमेंट। भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं ऐलान करते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई?
क्यों नहीं मुसलमानों को टारगेट करके स्पीचेस देते हैं और कहते हैं कि आओ भाजपा के लिए वोट दो, मैं तुम्हारे लिए वेलफेयर करूंगा। आप नहीं करते ना, आप तो अपनी हर स्पीच में गालियां देते हैं। आप तो हिंदुओं को डराते हैं। आप कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, कौन काटेगा साहब? क्या मुसलमान यहाँ का पढ़ा लिखा उसके बच्चों को नौकरी नहीं चाहिए? क्या यहाँ के मुसलमान तलवार लेके घूम रहे हैं कि अगर बाई चांस वोट नहीं मिला बीजेपी को तो सबको मारा जाएगा? ये फियर की साइकोसिस आप कर रहे हैं। इट इज रॉन्ग। आप बीजेपी को चाहिए, आप सरकार में हैं, आप सत्ता में हैं, बड़ा दिल दिखाइए अपनी स्पीचेस में, अपने पॉलिसीज में प्रो मुस्लिम बातें बोलिए। क्यों आपको मुसलमान वोट नहीं देंगे? देंगे, लेकिन आप करते नहीं हैं। श्रीवास्तव आपको नहीं तो 10 साल हो गए ना सर। आप ये कह रहे हैं कि वो आकर जुबान वो जो कहते हैं बयान बहादुर बने और जमीन पर काम ना करे, जैसा अब दूसरी पार्टियों पर आरोप लगता रहा है। एंड यू नो इट योरसेल्फ सर। आप तो राजनीति को घोल कर पी जाने वाले शख्स में से एक है ना। आपको तो ये पता है कि मुसलमान अलावा स्टार पार्टी के क्या किया है आज तक विपक्ष ने, ये बताइए। मैं बता देता हूं, सेल्फ रिस्पेक्ट। IPS ऑफिसर बना दिया है। मैं मान लेता हूं। कितने मुसलमानों की जिंदगी को उन्होंने एकदम जो है खुशहाल करके कहां है। देखिए, सबसे पहली चीज है कि पीएम आवास योजना सबसे ज्यादा उसका फायदा कौन उठा रहा है? शौचालय कहां बने हैं? इससे नहीं होता मैडम। है बिजली कहां तक पहुंची है? आयुष्मान भारत का जो फायदा है किस किस को मिला है? क्या हज पर जा रहे हैं उन तमाम लोगों को सहूलतें मिली है कि नहीं मिली है? नहीं, अब सारी बातें जब आप पूछेंगे तो आपको जमीन पर कुछ और ही चीजें मिलेंगी। नहीं, एक चीज मैं 10 सेकंड में बोलूंगा। सबसे बड़ी चीज जो मुसलमानों से छीनी गई है पिछले 10 साल में, वो है उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट। ये विश्वास जो मुसलमानों में था कि ये हमारा देश है और हम इक्वल पार्टनर्स हैं, हम बाहर के नहीं हैं। ये जो एक एहसास मुसलमानों में 1947 से अब तक था, ये एहसास भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने मुसलमानों से इस मुल्क में छीना है। वेलफेयर स्कीम्स आपको देनी पड़ेंगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं। आप रिलीजन और कास्ट के आधार पर नहीं कर सकते। 10 सेकंड चौगावकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर मैं आ रही हूं। विवेक जी बात कर रहे हैं कि मुसलमानों से सेल्फ रिस्पेक्ट छीना गया है। यही वो मुसलमान है जो कल भरी बैठक में बोलते हैं कि अगर हम पाकिस्तान चले जाते तो लाहौर से लखनऊ तक पाकिस्तान होता। ये वही मुसलमान है जो भारत में ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम बता देंगे हम क्या ताकत है। ये एक आध नेता बोलते हैं, मुस्लिम आवाम नहीं बोलती। वही लोग हैं जब ये वक्फ बोर्ड पे सरकार बिल लेकर आती है तो ये कहते हैं कि ये मुसलमानों को जीने का अधिकार छीन रहे हैं। ये वही मुसलमान है जब मनमोहन सिंह जब कहते हैं कि मुसलमानों के संसाधन पहले मुसलमानों का अधिकार है तो ये लोग गदगद होते हैं। रुपया जी बात जोड़ देता हूँ। आज आप जहाँ शिवाजी पार्क को दादर प्रदीप भंडारी कुछ दिखा रहे हैं। प्रदीप जी क्या दिखा रहे हैं आप? मैं नहीं देख पा रही हूँ। रुबिका जी मैं एक बात जोड़ देता हूँ। आप जहाँ खड़ी हो शिवाजी नगर, जहाँ पर आप खड़ी हो वो बहुत राजनीति का केंद्र है, वहाँ शिवसेना का मुख्यालय रहा है। वही शिवाजी पार्क से बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व के हुंकार लेते थे और वही शिवाजी पार्क से आप देखिए 2014 में उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिवाजी पार्क पे खड़े थे। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उद्धव ठाकरे खड़े थे और आज विक्रम सिंह से मुझे इसका जवाब लेना है। अब समीर चौगाकर जी 1 सेकंड रुक जाइए। प्रदीप भंडारी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो सर? रूबिका जी मैं ये कह रहा हूँ कि विवेक जी ने बड़ी बड़ी बातें करी। आज ही देख लीजिए इनकी सोच क्या है। ये कांग्रेस पार्टी के प्रभारी झारखंड के कह रहे हैं कि जो घुसपैठी है उनको वो बेनिफिट देंगे, सिलेंडर देंगे। ये तो देश के संविधान को खत्म करने की बात करें, इनका ओपन प्रूफ है। ये तो कह रहे हैं जो घुसपैठी है उनको इस देश की सुविधा देंगे तो इससे देश की मूल अस्मिता खत्म हो जाएगी। हिंदू भी खतरे में पड़ेगा, मुसलमान भी खतरे में पड़ेगा। इनकी सोच ये है कि देश को खंड खंड करना चाहते हैं, जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में। ये देखिए गुलाम अहमद जी, अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। संगीत रागी का मैं रुक करूं उससे पहले देखिए मैं कुछ बोलूं। अनुराग भदौरिया 30 सेकंड मैं बोलूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदू मुस्लिम नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की शांति छीन ली है, उनका चैन छीन लिया है, उनको डरा के रखना चाहते हैं। बटोगे तो कटो, किसको डरा रहे हो भाई? आपकी सरकार इस तरह नाकाम है, आपकी सरकार का कानून व्यवस्था फेलियर है कि हम बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे। मतलब आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं, आप खुद ही बांटना चाहते हैं और खुद ही प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप डराओ और वोट ले लो। आप वोट लेने के चक्कर में आप ना हिंदू की बात करते हो, ना मुस्लिम की बात करते हो, ना हिंदुस्तान की बात करते हो। आप सिर्फ वोट की बात करते हो कि हमें वोट कैसे मिल जाए और कैसे हम सत्ता बना लें। आपको हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हिंदुस्तान की राजनीति से कोई मतलब नहीं है आपको। हिंदुस्तान की सिर्फ आपको सत्ता चाहिए, सिर्फ सत्ता चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए। कह रहे हैं 1 सेकंड रुकिए। ओके गॉट इट सर, रुकिए आप मेरी बात सुनिए। विवेक श्रीवास्तव मुसलमानों को डराए, आप मुसलमानों को डराए तो आप भला कर रहे हैं।
लेकिन अगर ये कहे कि हिंदुत्व के लिए सब लोग एक हो जाओ, तो ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये सबको डरा रहे हैं, काटने की राजनीति कर रहे हैं। संगीत अरे पूरे हिंदुस्तान को डरा रहे हैं, हाँ, ये पूरे हिंदुस्तान को डरा रहे हैं भाई, ये पूरे हिंदुस्तान को डरा रहे हैं, हर व्यक्ति को डरा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा सबको डरा के वोट देना चाहते हैं, सबको हर तरीके से डराना चाहते हैं। मुसलमानों की सेल्फ रिस्पेक्ट छीन ली है, मुसलमानों को कोने में धकेल दिया है, मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं बचा है, मुसलमान को ये लोग खा जाएंगे, कच्चा चबा जाएंगे, खोलते तेल में जो है तल जाएंगे। आप अरे तो आप डरा रहे हैं ना मुसलमानों को, आप डरा रहे हैं ना मुसलमानों को। मैं आपसे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। संगीत रागी जी आवाज कम कीजिए, अनुराग भदौरिया जी की आवाज कम कीजिए और संगीत रागी की आवाज ऊंची कीजिए। संगीत रागी, मैं यहाँ पर पत्रकारों के ऊपर आपका भाषण नहीं सुनने आई हूँ, समझ गए आप? आपका भाषण नहीं सुनने आई हूँ मैं पत्रकारों पर, कोई जरूरत नहीं है हमें ज्ञान देने की। आप अपनी पार्टी देखिए और अपने प्रवक्ताओं को संभालिए और अपनी आइडियोलॉजी को संभालिए, मुझे मत सर्टिफिकेट दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। आपको जो आरोप लगाने हैं पड़ोस में लगाइए, मैं सवाल पूछूंगी और कोई माइका लाल मुझे नहीं रोक सकता है सवाल पूछने से। संगीत रागी, कटोगे तो बटोगे, डराने की कोशिश है हिंदुओं को, सरकार आपकी है, हिंदू क्यों डरना चाहिए? नहीं, देखिए रूबिका जी, ये डराने की कोशिश नहीं है, ये हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश है। और वाकई खतरा पैदा हुआ है। खतरा इसलिए पैदा हुआ है 2024 से पहले इस देश में जितना काम भारतीय मुसलमानों के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, मुझे नहीं लगता है कि उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके भला के लिए किसी ने किया। उनको वोट बैंक और एक जानवर की तरह उनको वोट बैंक के तौर पर बाकी पार्टियां उनको यूज करती रहीं। लेकिन जितने भी बेनिफिट के चीज़ें थे, बेनिफिशियरी के तौर पर यदि आप देखेंगे कि 14% मुसलमान और 33% और 34% बेनिफिशियरी जो है वो मुस्लिम रहा। लेकिन मेरे पास से पूरे देश भर के आंकड़े हैं कि भारतीय मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी वोट नहीं किया है। ये हो सकता है कि वो अब एक तर्क दिया जा रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस समय हिंदू मुस्लिम किया, तो ऐसे में कैसे हो सकता है। लेकिन ये बात तब आई जब फर्स्ट पेज में भारतीय जनता पार्टी को लग गया कि वोट जिहाद की तैयारी हो गई है इस देश में, और तब जो 2024 का जो चुनाव आया वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आंखें खोलने वाला है, और उन पार्टियों के लिए, इनके लिए भी आंखें खोलने वाला है जो एक लिबरल भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग बढ़ रहे थे। इसलिए हिंदुओं को एकजुट करना एक बहुत आवश्यक हो गया है। एक सवाल, ठीक है, हिंदुओं को एकजुट किया आपने, मैं समझ रही हूँ। आप कह रहे हैं कि वहां पर मुसलमानों को डराने की राजनीति हो रही है, उनको एकजुट करने की राजनीति हो, मैं समझ रही हूँ। अब मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब दे दीजिए। आज तक जितनी भी सरकारें आई है वो मुसलमानों को बड़ा पपोल कर रखती थी, जैसे कहते हैं ना, गोद में उठा कर रखती थी और काम कुछ नहीं करती थी। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि आप काम तो करते हैं लेकिन मुसलमानों को पपोल नहीं पाते हैं। पपोलने का मतलब यह है कि आपके मन से ये नहीं सुना जाता है कि हिंदू मुसलमान एक है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मुसलमानों से हमें प्रेम है, मुसलमान हमें वोट दे कि ना दे हम उनके साथ हैं क्योंकि वो भारत का एक हिस्सा है। जबकि उल्टा हो जाता, लड़ाई 80 बनाम 20 की हो जाती है और शायद इसीलिए मुसलमान आपको वोट नहीं करता है। इस पर मैं 30 सेकंड में संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहती हूँ और प्रदीप भंडारी यही सवाल आपसे भी है मेरा जवाब। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जाकर के कहा कि हमारा डीएनए एक है, तब भी मैं व्यक्तिगत तौर पर स्वयंसेवक होते हुए भी मैं इसके खिलाफ था। मैं खुल करके कहता हूँ, मैं तब भी इसको स्वीकार नहीं करता था। नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा मुसलमानों की बात की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो सब मानते हैं कि वो इस देश में पाकिस्तान विभाजन का केंद्र था, वहाँ भी प्रधानमंत्री गए। वो एक इनिशिएटिव ही था। जहाँ आप इस देश में सियाओं का लेकर के जो एक अंतर्राष्ट्रीय, यही है उलेमा काउंसिल है ना, जो आज कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बंद कर दो, बैन कर दो। यही हुआ उलेमा काउंसिल है ना जिसने नहीं, अगर डीएनए एक ना हो, डीएनए अलग हो, तो भी आपको क्या समस्या है भाई? है तो वो एक सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जी एक बहुत बड़ा स्टेप किया था, लेकिन मुसलमानों की तरफ से उनके पीठ में छुरा घोंपा गया। और आज ये एहसास बहुत आवश्यक है। संगीत रागी जी जबरदस्ती पूजा पद्धति किसी की नहीं मानते। संगीत रागी जी एकजुट हो जाओ। संगीत रागी जी रुकिए। एक तो अनुराग भदौरिया सुना आपने, वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर योजनाएं देने की कोशिश कर रहे हैं, जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से उल्टा वार हमारी पीठ पर हो रहा है। फला ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दो, फला लोगों को जो है रोक दो, ये कैसे चलेगा भाई?
देखिए किसकी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या पिछड़ों का सम्मान करते हैं ये? क्या दलितों का सम्मान करते हैं? क्या अल्पसंख्यकों का सम्मान करते हैं? क्या पिछड़े अगड़ों का सम्मान करते हैं? क्या आधी आबादी जो देश में महिलाएं उनका सम्मान करते हैं? ये नहीं करते ना, इसलिए पीडीए आया। और जब पीडीए आया तो आपको हराया। जब पीडीए, रुकिए रागी जी रुकिए, आपके बीच में नहीं बोला, इसलिए पीडीए आया। जब पीडीए आया तो आप 33 सीटों पर सिमट गए, हम 43 सीटों पे आए। तो हमें सभी ने वोट दिया ना, सभी समाज के सही वर्गों ने वोट दिया, आपको नहीं दिया वोट। आप सिर्फ मुसलमान चिल्लाते रहते हैं, उनको सिर्फ माने कहते हैं मुसलमानों को टारगेट करते हैं। पिछड़ा भी हमें वोट दे रहा है, दलित भी हमें वोट दे रहा है, अल्पसंख्यक भी वोट दे रहा है, पिछड़े अगड़े भी दे रहे हैं, महिलाएं भी दे रही हैं। आपको कौन दे रहा है? क्योंकि आप नफरत राजनीति करते हैं, इसलिए हिंदुस्तान ने आपको नकार दिया। 240 में समेट दिया, उत्तर प्रदेश में 33 में समेट दिया, 43 पे आगे सोचिए आप, हम 40% से ऊपर निकल गए वोट से, तो आप हार गए ना। हमें तो हिंदू भी वोट करता है, मुसलमान भी वोट करता है, अगड़ा भी वोट करता है, पिछड़ा भी वोट करता है, अल्पसंख्यक भी वोट कर रहा है। आपको कौन वोट कर रहा है जरा बता दीजिए। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में आपकी ये हालत की है। प्रदीप भंडारी। रूबिका जी, तभी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐतिहासिक रूप से प्रधानमंत्री बने हैं, जो पिछले 50 साल में कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। और इसीलिए अखिलेश यादव एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए भारतीय जनता पार्टी के साथ। प्लीज बीच में नहीं बोलिए। अब देखिए बीच में बोलना चालू हो गए रूबिका जी। ना गलत बात, रूबिका जी जब ये ना गलत बात, आपकी बात सुनी ना, बड़ा अच्छा लगा। 240 मैं याद दिला रहा हूँ। हाँ, नहीं आप बीच में याद दिला रहा हूँ, 240 हमें लेट्स मेंटेन द डेकोरम। आप बीच में नहीं बोलेंगे, प्रदीप भंडारी बोलेंगे, उसके बाद आपको मैं मौका दे दूंगी ना 20 सेकंड का, बीच में नहीं बोलिएगा। ओके ठीक है, ठीक है। रूबिका जी सब हमें सब इसीलिए वोट कर रहे हैं, हर समाज वोट कर रहा है, इसीलिए तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जो कोई देश का प्रधानमंत्री पिछले 50 साल में रिकॉर्ड नहीं कर पाया है। और अखिलेश यादव को कोई इसीलिए नहीं वोट करता है क्योंकि तभी 2 बार से वो ट्राई कर चुके, अभी तक जब से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की बागडोर संभाली है, एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ये क्या महिलाओं की बात करेंगे? 14 साल की बच्ची के रेप करने वाले मोहित खान को अपनी पार्टी के अंदर रखते हैं। हम महिलाओं की बात करते हैं, ये एक महिला जहां महाराष्ट्र के अंदर है, महिलाओं को रिपोर्टेड माल, इंपोर्टेड माल, बकरी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये क्या दलित की बात करेंगे? हाँ, ये बाबा साहेब अंबेडकर का 50 साल तक इन लोगों ने भारत रत्न नहीं दिया, बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति को की फोटो को ये अपने पैरों में रखते हैं। ये क्या बात करेंगे आदिवासियों की? हमने पहला राष्ट्रपति आदिवासी, हमने राष्ट्रपति आदिवासी दिया, इन लोगों ने उनका भी, द्रौपदी मुर्मू जी का भी अपमान करा। ये पिछड़ों का, दलितों का, सबका अपमान करते हो। इनके शब्द से हिंदू ने प्रयोग किया। 2024 में 240 सीट हम लेके आए, जो कांग्रेस पार्टी 40 साल में एक बार नहीं लेके आई। समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी 20 सेकंड अनुराग भदौरिया, 20 सेकंड अनुराग भदौरिया। देखिए ये कह रहे हैं हम राष्ट्रपति, हमने आदिवासी समाज से बनाया, तो राष्ट्रपति जी को आपने क्या मंदिर में बुलाया? क्या नहीं बुलाया ना राम मंदिर के उद्घाटन में? आपने नहीं बुलाया ना पार्लियामेंट में जो नई भवन बना था उसमें नहीं बुलाया ना आपने उनको उद्घाटन के लिए? अरे वहाँ तो आप बुला लेते, इतना अपमान करेंगे आप? नहीं, आपने बुलाया क्या? उद्घाटन किया था उन्होंने? नहीं, उद्घाटन किया ना नए भवन का, राष्ट्रपति जी का नए भवन का उद्घाटन आपने राष्ट्रपति जी से नहीं करवाया। अब आप फंस गए तो चिल्लाने लगे बीच में, फंस गए ना। अरे प्रभु राम का तो कण में है। प्रभु सुन लीजिए, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए, सुनिए ना। अरे सुनिए, परेशान हो गए, सुनिए, परेशान मत, बीच में नहीं बोलेंगे। सुनिए, अरे रोको भाई, परेशान हो गए, परेशान हो गए हमने। देखिए प्रभु राम कण में है, प्रभु राम सुनिए, प्रभु राम कण में है, हर जगह प्रभु राम है। प्रभु राम के आदर्शों को, आचरण को समाजवादी लोग अपनाते हैं, इसलिए प्रभु राम का आशीर्वाद मुझे मिला। आप प्रभु राम को राजनीतिकरण करना चाहते थे, धर्म मेरे आस्था का विषय आप राजनीति बनाना चाहते थे। प्रभु राम आपके मन का चोर समझ गए थे। ये हमारे आचरण अपना रहे हैं, इसलिए आपको हरा दिया प्रभु राम ने, इसलिए आपको हराया अयोध्या से। और आप राष्ट्रपति जी की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी को तो आपने बुलाया भी नहीं पार्लियामेंट के उद्घाटन में। आप लोग जब देश वो सबसे सुनहरा पल मना रहा था, आप लोगों ने राजनीतिक कारणों से आस्था को जो है वो साइड में रख दिया। अरे प्रभु है कण में, तो फिर आप लोग नहीं, तो फिर आप मुझे ये बताइए, हम प्रभु के फिर आप मुझे ये बताइए, अगर प्रभु कण में है तो आप लोग सफाई में इतना बड़ा मंदिर क्यों बनाते हैं? एक जगह अगर प्रभु कण में है तो अखिलेश यादव जो है जगह जगह मूर्तियां क्यों बनवाते हैं? कण में, अरे हमने कितनी बड़ी मंदिर बनाया अखिलेश यादव जी ने।
आप जाइए, कितना बड़ा मंदिर है केदारेश्वर नाथ मंदिर, कितना बड़ा इटावा बनाया है, जाके देखिए। और ये चीज श्री अप्लाई अखिलेश करवाइए यादव ना जी ने समाजवादी कितना बड़ा पार्टी पर। मंदिर बनाया है केदारेश्वर नाथ मंदिर, ओके, जाइए आवाज इटावा डाउन कीजिए और में, विवेक आंखें खुल श्रीवास्तव जाएंगी, मैं क्या स्क्रीन मंदिर पर बनाया, चाहती भव्य हूँ। मंदिर बनाया हाँ, है। तो प्रभु हम लोग ऐसे कंकड़ में थोड़ी है कि तो मंदिर इतनी बड़ी जो मूर्ति है उसको बनाने की क्या जरूरत थी? इटावा में जाके देखिए। हाँ, तो आप राजनीति नहीं कर रहे मंदिरों के नाम पर। आपकी आस्था आस्था और इनका आस्था से कोई नहीं वास्ता है। और मैं दर्शन करके आऊंगी ना। आवाज कम कीजिए अनुराग भदौरिया की प्लीज। रूबिका जी, मैं मैं वही तो जवाब कह देना रही चाहता हूँ हूँ अनुराग भदौरिया को। कि आप बड़े बड़े मूर्तियां और मंदिर बनाएं तो आस्था, और अगर यही प्रभु राम के लिए वो कर लें, प्राण प्रतिष्ठा राम की मूर्ति की कर लें, तो आप कह रहे हैं इनका कोई नहीं है आस्था से वास्ता। दैट इज नॉट हिज जॉब। आप वो यहाँ पर प्रधानमंत्री दर्शन का करने काम जाए, नहीं वहाँ है। दर्शन करने जाए तो आप ही के तमाम समर्थक जो है नहीं, क्या प्रधानमंत्री का काम नहीं है? ये आप थोड़ी डिसाइड करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर का काम ये होता है कि वो अपने घर पर बुलाकर रोजा इफ्तारी करवाएं। अगर देश का प्रधानमंत्री रोजा इफ्तारी करवा सकता है तो प्रभु के दर्शन क्यों नहीं करवा सकता है? करिए, लेकिन मंदिर बनाना प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है। इट इज नॉट हिज जॉब। और वो उन्होंने इसलिए किया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा बनवाया। नहीं, शंकराचार्य जी ने भी कहा पॉइंट आउट क्या? किया। उन्होंने कहा मंदिर बनाया? आप सुनिए ऑनरेबल शंकराचार्य ऑफ ज्योतिष मठ ने नहीं आप सुन नो लिसन टू मी। ऑनरेबल शंकराचार्य ऑफ ज्योतिष मठ ने कहा हम चारों शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इवेंट है। इवन हिंदू शास्त्रों ज्योतिष के हिसाब से सही समय पे नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हैज नो बिजनेस टू इनॉग्रेट द टेंपल। और पुरी के शंकराचार्य ने यहाँ तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन करेंगे तो शंकराचार्य के ताली पीटेंगे। तो बीजेपी के पॉलिटिकल इवेंट में व्हाई शुड वी गो? और ये सिर्फ ये पॉलिटिकल इवेंट वोट्स के लिए कर रहे हैं, इसमें भक्ति भाव थोड़ी ना है। समीर चौहान जी, मामला अगर देश की आत्मा प्रदीप भंडारी, बस मैं आ रही हूं, गिव मी 20 सेकंड्स। रूबिका जी, अभी विवेक श्रीवास्तव जो बात कह रहे हैं, समीर चौहान 20 सेकंड्स। अभी अनुराग भदौरिया बोल रहे थे कि कण कण में राम है। ये वही समाजवादी पार्टी है जब इन्होंने ये नारा दिया था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो अब इन्हें ध्यान में नहीं आया था कि कण कण में राम है। ये तो राम भगवान को हवा में उड़ाने वाली बात करने वाले अनुराग भदौरिया है। और जिस राम के सम्मान की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी का इतिहास देखा है कि राम भक्तों पे किसने गोलियां चलाई थी, सरोई नदी किसके खून से लाल की थी? मुलायम सिंह ने। ये उसी समाजवादी पार्टी के लोग हैं। तो राम का नाम इनके नाम से शोभा नहीं देता है। और दूसरी बात, जिस तरीके से ये बात कर रहे थे, जिस पार्टी ने मुसलमानों की और यादवों की राजनीति की है, इन दो समूहों को दिखा के बाकी को डराने का काम किया है। वो कह रहा है कि आज हिंदुस्तान में मुसलमान डरा हुआ है। मुझे लग रहा है कि अनुराग भदौरिया को अपना इतिहास देखना चाहिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास देखना चाहिए। दूसरा, अभी जो विवेक श्रीवास्तव जी जो बोल रहे थे, पहले पर जवाब अनुराग देखिए हाँ दोनों पे दे रहा हूँ और डंके की चोट पे दूंगा। क्या यादव को ये हिंदू नहीं मानते क्या, या पिछड़ों या दलित को हिंदू नहीं मानते क्या? एक बात। दूसरी बात, जब इन्होंने गोली चलाने की बात हुई, निपेंद्र मिश्रा जी उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे मुख्यमंत्री के, उन्होंने साफ बोला इंटरव्यू में, जिनको आपने आज बनाया हुआ ट्रस्ट में, ट्रस्ट की सब देखभाल वही कर रहे हैं मंदिर की। उन्होंने बोला कि यहाँ पे मुलायम सिंह यादव जी ने नहीं ऑर्डर दिया था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया था। क्या कर रहे हैं निपेंद्र मिश्रा जी वहाँ पे? क्या निपेंद्र मिश्रा जी पे उस समय नहीं थे क्या? निपेंद्र मिश्रा जी पाक साफ हो गए, उनको आपने ट्रस्ट का बना दिया। अखिलेश यादव राम मंदिर दर्शन करने गए, जो उसमें प्रिंसिपल अखिलेश यादव राम मंदिर का दर्शन करने गए, क्या कमाल की बात कर रहे हैं आप? और आप यादव राम मंदिर का दर्शन करने गए, यादव को हिंदू नहीं मानते, अखिलेश यादव राम मंदिर का दर्शन करने गए, पिछड़ों को हिंदू नहीं मानते, पिछड़े अगलों को हिंदू नहीं मानते, या आदिवासी को हिंदू नहीं मानते, किसको हिंदू नहीं मानते आप बता दीजिए। जो बीजेपी को वोट देगा उसको हिंदू मानते हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? जो बीजेपी को वोट देगा वो हिंदू, ऐसी बात करना चाहते हैं आप? दलित हिंदू नहीं, यादव हिंदू नहीं है क्या? पिछड़ा हिंदू नहीं है क्या? आदिवासी हिंदू नहीं है क्या? महिलाएं हिंदू नहीं है क्या? हिंदू नहीं है। कुछ भी बोलते हैं टीवी। अनुराग भदौरिया की आवाज नीचे सर, आप प्लीज एक एक करके ना। प्रदीप भंडारी। रूबिका जी, मैं चाहता हूं कि आपके शो पे अनुराग भदौरिया माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ बोला और इसी से आप इनकी नीयत समझ सकते हैं। इन्होंने बोला राष्ट्रपति जी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया था। ये रही फोटो जो मैं चाहता हूं आपका कैमरा पर्सन जूम करे। ये रहे राष्ट्रपति जी को दिया गया न्योता जनवरी 13, 2024 को। देखिए आदिवासी समाज से कितनी नफरत करते हैं कि हमारी राष्ट्रपति के बारे में झूठ बोल रहे हैं। ये है अनुराग भदौरिया की सोच। आप जरा इसको जूम इन करिए। ये देखिए द्रौपदी मुर्मू जी, ये रहे बीएचपी, ये रहा ऑफिशियल इनका लेटर। झूठ बोलते हैं आपके शो पे। माफी मांगिए अनुराग भदौरिया जी, आपने आदिवासी समाज का अपमान किया है। और आप इफ्तार में जाए
और विवेक श्रीवास्तव ये नहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी प्रधानमंत्री कार्यालय में होस्ट करने की बात, इसमें तो कभी लेफ्ट के लीडर्स ने नहीं बोला। माफी मांगे अनुराग भदौरिया, माफी मांगे आप, झूठ बोलते हैं। इफ्तार पार्टी में जाना और मंदिर की राजनीति झूठ बोलते हैं अनुराग भदौरिया, आपके शो पे झूठ पकड़ा गया है। आप प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुई थी क्या? माफी मांगे अनुराग भदौरिया, आपने आदिवासी समाज का अपमान किया है। चाहता हूँ आपने देश के हर आदिवासी का अपमान किया है। नया भवन आपने हमारे आदिवासी समाज का अपमान किया है। आपने हमारे प्रेसिडेंट का अपमान किया है। आपने हमारे प्रेसिडेंट पे झूठ बोला है। अनुराग भदौरिया जी झूठ बोला है आपने। हाथ जोड़ के माफी मांगे तो दिखा दीजिए हाथ कि जोड़ वो के मंदिर माफी के मांगे। उद्घाटन में आई थी, आप बता दीजिए, आप दिखा दीजिए, आप फोटो दिखा दीजिए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं, पार्लियामेंट का भवन का जो उद्घाटन हुआ उसमें वो आई थी क्या? उद्घाटन क्या क्या पार्लियामेंट के भवन का? सच सामने आ गया है। अनुराग भदौरिया आइंदा से जब बोले तो सोच समझ कर बोलिएगा। नहीं आप पार्लियामेंट पर गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए, आप गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए। क्या आप माफी मांगेंगे कि आप तथ्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे? नहीं, मंदिर में आई क्या? मंदिर में वो देखी क्या? फोटो दिखा दीजिए, मंदिर में आई थी तो दिखा दीजिए। आप राष्ट्रपति को लाना चाहिए था। मंदिर में भी राष्ट्रपति जी का मैं फोटो दिखाता हूँ, अभी उन्होंने कुछ ही समय पहले दर्शन किए। मंदिर में भी राष्ट्रपति जी ने दर्शन किए कुछ ही समय पहले। आपने बोला अभी आपको पता ही नहीं है, उद्घाटन के दिन का आपको पता ही नहीं है कि देश की राष्ट्रपति राम दर्शन कर चुकी हैं कि नहीं कर चुकी, आपको पता ही नहीं है। कहाँ किस दुनिया में रहते हैं उद्घाटन की आप? बात हो रही है। उद्घाटन क्या कह रहे हैं आप? उद्घाटन आप दुनिया में अच्छा, रहते हैं, उद्घाटन हो उद्घाटन की गया। बात कर रहा हूँ। अभी आपने कहा कि मंदिर में गए कि नहीं गए? नहीं, उद्घाटन नहीं, उद्घाटन की बात हो रही है। उद्घाटन की, मैं उद्घाटन पे हूँ, मैं उद्घाटन की बात कर रहा हूँ। इधर उधर की बातें मत कीजिए, उद्घाटन की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रपति जी क्या महामहिम राष्ट्रपति दोनों जगह फंस गए अनुराग भदौरिया, बुरी तरह से फंस गए। महामहिम राष्ट्रपति बुरी तरह उद्घाटन से के दिन फंस की बात गए कर रहा हूँ। हैं। जब आरोप लगाते हैं तो होक बजाकर लगाइए, फंस गए। होक बजाकर आरोप लगाइए ताकि आपको शर्मिंदा ना होना